नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो यूनिट 2 का पोर्शन है जेएसओ के लिए, उसके लिए हम आज से स्टार्टिंग करेंगे। उसके लिए आज से हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमारा ये दूसरी यूनिट का सिलेबस है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, उसको हम पढ़ेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि इस बार थोड़ा सा 2024 वाले से अलग हटकर हम लोग पढ़ाई करेंगे कि जितने भी टाइप्स हम आपको बताएंगे उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे। और कुछ ना कुछ जो एग्जांपल्स बताए जाएंगे वो ट्रिक के रूप में भी यूज होंगे कभी कभी। जैसे फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, उनके स्क्वायर्स का मीन बताया पिछले भी क्लास में गया है 2024 वाले में भी। लेकिन इस बार हम कोशिश ये करेंगे कि जहां पर जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल्स उसके जरूर बताए जाएं। ठीक है। और जल्दी ही ये आपका टेस्ट सीरीज भी आ गई है जीएसओ 2025 के लिए, और जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी जो आपका सिलेबस है, जैसे कुछ अंडमान निकोबार के बच्चों ने जो पेपर हमें भेजा हुआ है, महाराष्ट्र के कुछ बच्चों ने पेपर भेजा हुआ है जो स्टेट एग्जाम है, उनके लिए हम अलग से क्लासेस लेंगे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और जो पेपर उनको सॉल्व कराना है वो हालांकि होंगे सभी के लिए जेएसओ में, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो या राजस्थान का हो या फिर उसके बाद अंडमान निकोबार का हो। जो स्टेट एएसओ की जो पोस्ट होती है, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, उसके लिए जो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं काफी अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं। तो जेएसओ के लिए भी वो अप्लीकेबल रहेगा, और अंडमान निकोबार या फिर अदर स्टेट जो हैं हमारे लिए, या हमारे पास जो अदर स्टेट्स के एग्जाम हैं उनके लिए भी वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है। या वो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक है। तो आइए, हाँ, एक चीज और हम आपका कंफ्यूजन दूर कर दें कि कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया था कि एनसीईआरटी में नोटेशंस अलग हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं उनके नोटेशंस अलग हैं। तो एक चीज हम आपको यहाँ पे कंफर्म कर दे रहे हैं कि जो हम यहाँ पे नोटेशंस यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्तर के जो मान्यता प्राप्त जो नोटेशन टर्मिनोलॉजी है, सभी सब्जेक्ट में, मतलब स्टैटिक्स चाहे जहाँ भी पढ़ाया जा रहा हो, वही स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और जो हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हम बेस मानते हैं जो सिलेबस का स्टैटिस्टिक्स का, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इन सबको हम बेस मानते हुए पढ़ाते हैं। क्योंकि जो स्टैटिक्स का एग्जाम है आईआईटी के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे ही जो है, मतलब इन यूनिवर्सिटीज में ही ठीक ठाक स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस पढ़ाया जाता है। और एक गीता, कुरान, बाइबल जो भी कहो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिए, वो गुप्ता कपूर की एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और एक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स करके आती है। तो उसी को बेस मानते हुए सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो एनसीईआरटी में नो डाउट जो चीजें गलत नहीं है जो बच्चे ने भेजा था, उसमें बेस शिफ्टिंग का या एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का, चाहे वो अर्थमेटिक मीन में हो, चाहे वो वेरिएंस में हो, स्टैंडर्ड एविएशन में हो, या उसके साथ साथ जो आपका मीडियन वगैरह भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें बेस शिफ्टिंग का या ओरिजिन स्केल चेंजिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन, एक सीरीज है, उसमें हम सभी ऑब्जर्वेशन में 5 प्लस कर दें, 5 जोड़ दें, तो उस केस में नया अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होगा। तो इसी को कहा जाता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाले क्वेश्चन है। ठीक है। तो वो एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का कंसेप्ट लगा के कुछ क्वेश्चंस या कुछ जो फार्मूले हैं उनको लिख दिया गया है, जो यहाँ जो पढ़ाए गए हैं पिछले बैच में या फिर इस बैच में भी थोड़े से डेविएट हो रहे हैं। तो उनको हम बताना चाह रहे हैं कि दोनों फार्मूले सेम है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब हम यहाँ पे बेस शिफ्टिंग का या फिर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का कंसेप्ट आपको पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद आप बताइएगा कि क्या उसमें डिफरेंसेस है। ठीक है। डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके फार्मूले लिखने का तरीका अलग है, हम यहाँ लिखने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि जो हम लिख रहे हैं ये आपके एसएससी के स्टैंडर्ड से है। एसएससी का जो आपका स्टैंडर्ड है वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड है। पिछले लगभग जो है 2011-12 से हम लोग एसएससी का एग्जाम हम लोग खुद दिए हैं, तब से और आज तक का देख रहे हैं 10 से 12 साल का, तो स्टैंडर्ड यही है एसएससी का। ठीक है। तो हम एसएससी के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे क्योंकि हम एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारा L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है जेएसओ के एग्जाम के लिए। और इसके बाद ये हमारा नंबर है किसी भी समस्या, दिक्कत, परेशानी की स्थिति में
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक L1 क्लासेस प्रयागराज, अगर आप सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, L1 क्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी आ गई हैं, तो उनसे आप जो है अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे हीरो लोग जो 2024 में सेलेक्ट हुए हैं। बाकी इनसे पिछली क्लासेस में आप लोग परिचित हो चुके हैं। तो और ये लोग एक टेलीग्राम ग्रुप में भी एडेड है। मैंने कुछ को बोला है कि इसमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं कि आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं उनका मार्गदर्शन भी करते रहे। तो जो आपका ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप लोग कोई भी चैटिंग कर सकते हैं और इनसे या हमसे डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन जो भी आपको लगे कि हमको यहाँ पे कंफ्यूजन है, हमको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अब तक का सिलेबस था, ये हमारा सिलेबस कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो यूनिट 1 है या चैप्टर 1 है, वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है, इससे रिलेटेड जो आपका प्रैक्टिस सेट का पोर्शन है, वो यूट्यूब पे लाइव क्लास के रूप में सैटरडे संडे में दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज, और पार्टीशन वैल्यूज में क्या है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, और यहाँ पे कुछ इसके साथ ही हम लोग एवरेजेस पढ़ेंगे, जिसमें सेमी एवरेज या प्रोग्रेसिव एवरेज भी कहा जाता है। हालांकि वो एक बार टाइम सीरीज में आएंगे, फिर से जब हम टाइम सीरीज के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिर से वो रिपीट होंगे, लेकिन हम कोशिश यहाँ पे यही करेंगे कि इनके साथ ही थोड़ा सा उनका एक कंसेप्ट देख लिया जाए। और उसके साथ साथ एक क्वाड्रेटिक मीन करके यहाँ पे एक दो बार, एक दो पेपर में हमने क्वेश्चन पूछा हुआ देखा है कि मतलब इसमें हमने देखा कि क्वाड्रेटिक मीन एक होता है पोर्शन, क्वाड्रेटिक मीन, इस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इसी के साथ हम लोग, इसी चैप्टर के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अब जितनी भी क्लासेस होंगी यहाँ पे, यहाँ से आगे की जितनी क्लासेस होंगी सब हैंड रिटन फॉर्मेट में होंगी। आप लोगों को अगर नोट्स बनाना है तो अपने से बनाइए, हालांकि अपने हैंड राइटिंग में अपने से नोट्स बनाना सबसे अच्छा होता है, लेकिन ये जो क्लास की पीपीटी है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगी और रिटन फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगी। जैसे मतलब जो चीजें पढ़ा रहे हैं ये यहाँ पे अब हम जो प्रयास करेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो इंग्लिश में ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश बेस होता है किसी भी मतलब पेपर का, इंग्लिश में हम लिखेंगे, उसके साथ साथ जो आपको हिंदी का पोर्शन रहेगा वो आपको बोलकर बता दिया जाएगा। और उसको मतलब यहाँ पे मतलब बोलकर बताने का मतलब कि आपको समझा दिया जाएगा, और उसके बाद जब आपको नोट्स मिलेगी तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट होगी, और हिंदी जो होगी वहाँ पे गूगल से हम ट्रांसलेट कर देंगे ताकि आप लोगों को, हिंदी मीडियम वालों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी, ये हमारे पास जो चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड या फिर पार्टीशन वैल्यूज, इनके लिए सबसे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो ये एक स्टेटिस्टिकल कांस्टेंट होता है, मतलब एक तरीके का स्टेटिस्टिकल मेजर है या एक कांस्टेंट है जिसके माध्यम से हम पूरी पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा सिंगल ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा सिंगल मेजर जिसके माध्यम से हम पूरे पूरे पॉपुलेशन, पूरे पूरे यूनिवर्स जिसको कहेंगे उसके बारे में हम एक प्रॉपर आइडिया ड्रा कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, मतलब उसकी केंद्रीय जो माप है, हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसमें हम यहाँ पे देखेंगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि एक हमारे पास यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमारा डेटा यहाँ पे स्कैटर डायग्राम मान लीजिए कुछ हमारे पास है ऐसा, मान लीजिए कि हमारा एक्स वाई प्लेन है और इसमें हमारे पास जो डेटा है इस तरीके से यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है। तो इसमें अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिलता है, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन, जिसको हम कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल इसके फार्मूले हैं, जो नियम कानून है उसके तहत हम कैलकुलेट करेंगे, और इस पॉइंट को हम कहेंगे ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, तो इसका सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब, केंद्रीय परिवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जिसके माध्यम से हम पूरी पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया बता रहे हैं। एक मतलब हमारे पास ये कहने का मतलब हो गया कि एक हम इंफॉर्मेशन जो है वहां पे दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सेंट्रल जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मतलब किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालिएगा कि इसको यहाँ पे एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज, और इसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी। अब जो एवरेज होता है, एवरेज ही मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं जो सेंट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो कहीं ना कहीं बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, तो वो एक तरीके का हमारा एवरेज होगा। एवरेज में अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। एक तरीके के एवरेज का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक क्लास में 100 बच्चे खड़े हैं, कह दिया जाए कि इनका एवरेज वेट क्या है, तो सबके वेट को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कह दिया जाए कि एवरेज हाइट क्या है, तो बीच वाले बच्चे को लगभग जो है हम लोग उसमें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उस केस में हम उसका मीडियन निकाल रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एवरेज है हमारा, एवरेज से बेसिक संदर्भ जो हम लोग निकालते हैं, जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो केवल अर्थमेटिक मीन को लेते हैं। लेकिन एसएससी में जो एवरेज अगर कह दिया जाए फाइंड करने के लिए कि इस डेटा का एवरेज आप फाइंड कीजिए, तो नॉर्मली इस केस में हम लोग अर्थमेटिक मीन ही निकालते हैं। उसका बेसिक मतलब भी लगभग लगभग वही होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से आइडियल मेजर होता है अर्थमेटिक मीन। लेकिन यहाँ पे एवरेज का मतलब ये मत समझिएगा कि केवल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज का मतलब केवल अर्थमेटिक मीन है। जितने इसके 7-8 हम मेजर पढ़ेंगे, 7-8 सॉरी एवरेज पढ़ेंगे, नियम कानून पढ़ेंगे, जो जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तहत जो इनका मेजरमेंट जब हम करेंगे तो 7-8 टाइप की चीजें पढ़ेंगे, और सभी को हम एक तरीके से एवरेज ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के लिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एवरेज, एवरेज हमारा जो होता है, या एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा पॉइंट है, ये किस तरीके से डिफाइन होता है, तो इसको देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि एवरेज, एवरेज आर, एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज आर, सॉरी आर नहीं, आर, एवरेज इज एन, एक सेकंड, एवरेज, एक सेकंड ऐसे लिखे कि एवरेज जो है, एवरेज इज एन स्टेटिस्टिकल, स्टेटिस्टिकल एंड स्टेटिस्टिकल measure, statistical measure एक सेकंड, हाँ, एवरेज इज स्टेटिस्टिकल मेजर या कांस्टेंट, इसको मेजर या कांस्टेंट कर सकते हैं, और कांस्टेंट, कांस्टेंट दैट enables us, enables us to comprehend, to comprehend, to comprehend the population, the population in a single, single point। ठीक है, या सिंगल एफर्ट, इसी को एफर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि एवरेज इज एन
स्टैटिस्टिकल मेजर या कांस्टेंट, स्टैटिस्टिकल मेजर या कांस्टेंट है जो हमें किसी भी डेटा का, जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है उस डेटा का या उस पॉपुलेशन का एक सिंगल पॉइंट के माध्यम से इलेबोरेट करने का, कंप्रिहेंड करने की पावर देता है। ठीक है, जो हमें सक्षम बनाता है, इतना सक्षम बनाता है कि हम एक पॉइंट के माध्यम से, एक कांस्टेंट के माध्यम से पूरी पूरी पॉपुलेशन के बारे में आइडिया ड्रा कर सकें। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एवरेज है। ध्यान में रखिएगा कि अभी हम इंग्लिश में लिखते चल रहे हैं, जब आपको नोट्स मिलेगी तो उसमें इसी के जस्ट आगे हिंदी भी लिखी रहेगी। ठीक है, हिंदी यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके माध्यम से फिर क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी, आपको एग्जाम टाइम में कम क्लासेस देखनी होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी प्री के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्री प्री एग्जाम के लिए जो है वो विशेष फोकस किए हुए हैं, तो प्री एग्जाम निकलने के बाद ही इसका स्टैटिस्टिक्स का काम है। प्री में आप फेल हो जाएंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा ये, तो इसलिए प्री पे विशेष फोकस किए हुए हैं। तो इसलिए अभी के लिए जो मतलब उनके पास जो टाइमिंग बचेगी प्री एग्जाम के बाद मेंस के एग्जाम में, तो उनके लिए कम से कम टाइमिंग रहती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मतलब 50 से 60 क्लासेस में अपना सिलेबस खत्म हो और बेहतर तरीके से खत्म हो। पिछले साल की तुलना में, 2024 वाले की तुलना में एकदम इम्प्रूव्ड वे में ये मतलब अच्छी तरीके से सिलेबस खत्म हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि इस साल सीटें कम है और सीटें कम है प्लस योग्यता भी इसने बढ़ा दी है। योग्यता में क्या है कि जो स्टैटिस्टिकल ग्रेड 2 था उसमें बहुत सारी और डिग्रियों को भी शामिल कर दिया गया। पहले स्टैटिस्टिक्स अकेले ही हुआ करता था, अब यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं और उसके साथ साथ कॉमर्स भी पढ़े हैं, फिर उसके बाद एआई वगैरह में भी अगर कुछ अच्छा काम किए हैं, डिग्री है, तो उनको भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए जो आपका दायरा है, जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जाम था उसमें कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ गई, और संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब है, और सीटें कम है तो मेरिट हाई जाएगी। मेरिट हाई जाने पर मेरिट अगर हाई जा रही है तो इसका मतलब है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए जो सिलेबस जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको एज इट इज फॉलो करना है, और इसमें किसी भी दिक्कत परेशानी की स्थिति में आप डायरेक्टली हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हमें देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि जब हमारे पास कोई भी चीज हमें पढ़ना होता है तो एक हमारे पास बेस पॉइंट होना चाहिए। किसी भी कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमें बेस पॉइंट होना चाहिए। जैसे आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपना पिछले साल 2-3 साल का कट ऑफ जो होता है उसमें जो सबसे मैक्सिमम गया है, जो हम लोग बताते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम इन पिछले 4-5 साल के एग्जामों जो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ गया है उसको आप बेस मानिए, अपनी तैयारी का बेस मानिए। और जनरल किसी भी आप ग्रुप में बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आपका ग्रुप हो, उसको ध्यान में नहीं रखना है। आप जो इन सब में सबसे हाईएस्ट जो मार्क गया हुआ है जनरल का, उसको आप बेस मानेंगे, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है, उसके आप उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि एक अब्दुल कलाम सर की शायद या फिर रतन टाटा जी की एक कहावत, मतलब एक बातें हैं, कोट कर दे रहे हैं हम कि आप सूर्य पर पहुंचने का सपना देखिए, नहीं पहुंच पाए तो अंतरिक्ष में या चंद्रमा पे कहीं ना कहीं तो अटक ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप जब अपर लिमिट पर अपना कट ऑफ सेट करेंगे तो उसके आसपास जो है जाते जाते कुछ ना कुछ, मतलब नहीं आपको अपर पोस्टें मिल पाई तो कुछ ना कुछ छोटी पोस्टें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब वहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी के लिए आप लोग इस तरीके से टारगेट रखिए। उसी कंपैरेटिव स्टडी के सिलसिले में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक आइडियल मेजर, हमारा एक मेजर कैसा होना चाहिए उसको हम यहाँ पे, उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से होनी चाहिए, वो आइडियलिज्म के किन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर आगे जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब हम पढ़ेंगे तो उसको इस उनकी प्रॉपर्टीज को इस प्रॉपर्टी से फॉलो कराएंगे, मैच कराएंगे। जितनी प्रॉपर्टीज, जितनी जो मेजर सबसे अधिक प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होगा इन प्रॉपर्टीज में,
सबसे अधिक जो फॉलो कर रहा होगा उसको हम कहेंगे वो हमारा आइडियल मेजर है। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट होगा क्या, पहला जो हमारे पास पॉइंट होगा, इट इज रिजिडली डिफाइंड। इट इज रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब होता है, हिंदी में आपको बता दे रहे हैं कि दृढ़ है। रिजिडली, रिजिड का मतलब होता है दृढ़। रिजिडली डिफाइंड का मतलब ये दृढ़ तरीके से डिफाइंड हो, दृढ़ तरीके से डिफाइंड होने का मतलब इसकी डिफिनीशन जो है स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे आगे लिखना चाहें हिंदी में तो इसकी डिफिनीशन स्पष्ट होनी चाहिए, कोई गोल मटोल वाली डिफिनीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। दूसरा, इट इज सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, इट इज सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट। सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट का मतलब क्या हो गया, इसका कैलकुलेशन जो है आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स के जो है बहुत भयानक नियम कानून लगने लगे, तो वो मतलब यहाँ पे विशेष मतलब का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन भी आसान होना चाहिए। अगला, इट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये सभी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन पर डिपेंड करना चाहिए। मतलब कि जो हमारे पास डेटा है उन सभी डेटा को, इसका कैलकुलेशन करने के लिए जो भी हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं वो सभी डेटा को शामिल करें कैलकुलेशन के लिए। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास उस पॉपुलेशन में है उन सभी डेटा को शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे को इग्नोर कर दे, आगे को कैलकुलेशन में शामिल ही ना करे। ठीक है, तो इसलिए डिपेंड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगला यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है, अगला है कि इट शुड बी यूजफुल, सॉरी यूज्ड इन फ्यूचर, यूज्ड इन फ्यूचर। इसका भविष्य में प्रयोग हो। भविष्य में प्रयोग होने का मतलब क्या हो गया कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन के दौरान कुछ हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बीएससी वाले खास तौर पर, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, या फिर जो इमेजिनरी नंबर्स कुछ हम पढ़ते हैं, आई से जिसको डिनोट करते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। वो चीजें देखेंगे तो हमारे अभी रियल लाइफ में कोई काम की नहीं, कोई उनका यूज नहीं है। ठीक है, कोई यूज नहीं है उनका हमारे रियल लाइफ में, फिर भी हम पढ़ते हैं और पढ़ाए चले जा रहे हैं। और सबसे बेकार मैथमेटिक्स वही होती है, खासतौर पे अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान, बीएससी के दौरान आपके सिलेबस में शामिल हैं तो। ठीक है, तो इस केस में मतलब लड़के सबसे ज़्यादा भागते हैं। अगर बीएससी के लड़के किसी मैथमेटिक्स से डरते हैं तो रियल एनालिसिस होती है, लीनियर अलजेब्रा होता है, और उसके बाद ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो इन चीज़ों से भागते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उसका विशेष मतलब नहीं है, उसका कोई रियल लाइफ से कोई उसका मतलब कोरिलेशन नहीं है। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि उसका मतलब हमारे पास भविष्य में यूज नहीं है, इसलिए उसके पास हम उसके लिए हम लोग ज़्यादा जब पढ़ाते हैं उस मैथमेटिक्स को, तो जब हम लोग पढ़ाते हैं उसको तो उसके लिए जब बच्चे पूछ लेते हैं कभी कभी, सर इसका फ्यूचर में यूज क्या है, तो फ्यूचर में निकट भविष्य में तो कोई यूज दिखता नहीं, इसलिए हम लोग गोल मटोल करके आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फ्यूचर में कुछ कहाँ यूज होगा ये मास्टर को भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता, तो इसलिए जो है उस केस में क्या करते हैं कि भाई देख इसका, जैसे हम लोग, फिर एक एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे हम लोग बाइनरी सिस्टम आया था, बाइनरी सिस्टम मतलब 0 1 वाली जो मैथमेटिक्स होती है, 0 + 0 1, सॉरी जीरो, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 10 या 10 जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम जब आया था तब भी उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन उसी सिस्टम पे बाद में कंप्यूटर्स बने। जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो आज की हम लोग ये दुनिया देख रहे हैं, जो ऑनलाइन माध्यम पढ़ रहे हैं, वो बाइनरी सिस्टम का ही देन है। ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब हम उसको बताते हैं कि जैसे उस तरीके से उस समय मैथमेटिक्स पढ़ते थे बाइनरी सिस्टम,
उसका कोई यूज नहीं समझ में आता था उसमें, लेकिन बाद में कंप्यूटर आया तो समझ में आया कि इसका यहाँ पे यूज हो रहा है। उसी तरीके से हम लोग एक एग्जांपल बता देते हैं कि रियल एनालिसिस में इसका जो है आगे यूज होना है। तो मतलब कहने का हमारा, इतनी कहानी बताने का हमारा मतलब ये है कि जो हम चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो हम मेजर पढ़ने जा रहे हैं, उसका भविष्य में यूज होना चाहिए, तभी हम उसको आइडियल कहेंगे। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने के बाद डिग्री मिलने के बाद उसको बोरी में भरें और गंगा जी में प्रवाहित कर दें। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, अगला देखेंगे यहाँ पे। तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग का मतलब समझते हैं? फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जैसे डेटा में उतार चढ़ाव जो होता है, जैसे एक बार कह दिया जाए कि 2, 4, 6 का हमें एवरेज निकालिए, तो ये अगर देखेंगे तो 4 आएगा एवरेज। 2, 4, 6 को तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 12 जोड़ होगा और 3 से डिवाइड कर दिए, 4 आ गया हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अब उसके बाद हम 2 के स्थान पे उसको हम 1 कर दें, 4 के स्थान पे हम 5 कर दें, 6 के स्थान पे हम 5 कर दें, या 3 कर दें, या 2 कर दें, 1 कर दें। इस तरीके के जो डेटा में वेरिएट कर दे रहे हैं, डेटा में डिफरेंसेस क्रिएट कर दे रहे हैं, या डेटा को हल्का सा बदल दे रहे हैं, उसको कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, अगर सिंपल एक लाइन में समझना हो तो इसी को हम कहते हैं, डेटा में जो फ्लक्चुएशन होता है उसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग है। और उसी में जब इस टाइप का फ्लक्चुएशन हो तो वो हमारा अर्थमेटिक मीन या मीडियन जो भी हम निकाले हैं वो डेविएट नहीं होना चाहिए, उसका मान लगभग सेम होना चाहिए। सेम अगर नहीं आ रहा है तो लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उससे जो है मतलब उसमें जब डिफरेंसेस क्रिएट करें तो उसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए वो मान। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, अगला, इट इज नॉट नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब समझिए कि यहाँ पे जो हमारे पास ये डेटा दिया जा रहा है, ये बड़े ऑब्जर्वेशन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज से ये हमारा ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन जो हमारा बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन अगर आ जाए उसमें, तो उससे वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम 1, 10 और 100 3 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उसमें हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो 1, 10 और 100 का अर्थमेटिक मीन मान लीजिए कुछ आ गया। ठीक है, 50 के आसपास कुछ भी आ गया। तो अब इसमें देखेंगे हमारे पास 55 के आसपास जो भी आया, 55 पॉइंट शायद 5 आएगा, या नहीं सॉरी 3 ऑब्जर्वेशन है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे, मतलब जो भी आया 50 के आसपास। तो उसमें हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम उसमें कोई एक ऑब्जर्वेशन हटा के कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन शामिल कर दें, ठीक है, फिर 1, 10, 100 के स्थान पे हम 10 लाख कर दें, तो वो जो है मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक गांव में रिक्शे वाले रह रहे हैं, उसी गांव में आके मुकेश अंबानी अपना घर बना ले या अडानी महोदय घर बना ले, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि उस गांव में टोटल रिक्शे वाले पहले थे, तो उनकी एवरेज इनकम क्या थी नॉर्मली, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए कुछ ऐसी रही होगी दिन भर की इनकम। अब मुकेश अंबानी आ गया, पता लगा उनकी करोड़ों में जो है पर डे की इनकम। तो पूरे पूरे गांव का एवरेज क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति के आने से पूरे गांव का एवरेज प्रभावित हो जाएगा। भारत सरकार में बैठे लोग जो एसी कमरों में बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, वो कहेंगे इस गांव का एवरेज एवरेज इनकम तो ठीक ठाक है, तो उस केस में वहां पे कोई विकास कार्य नहीं करना चाहेगा। तो ये एवरेज जो है मतलब ये उस केस में क्या हुआ कि अर्थमेटिक मीन हमारा क्या हुआ, प्रभावित हो गया एक्सट्रीम वैल्यू से, तो वो आइडियल मेजर नहीं होगा। ठीक है, आइडियल मेजर उसको हम फिर नहीं कहेंगे अगर वो प्रभावित हो जा रहा है।
तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर आइडियल मतलब प्रभावित हो गया तो आइडियल मेजर नहीं है, और अगर नहीं प्रभावित हो रहा है तो वो आइडियल एवरेज है। जैसे महात्मा बुद्ध, भगवान राम, इन सबको कहा जाता है कि आइडियल पर्सन है। इनके पास चाहे राजा आ जाए, महात्मा बुद्ध जैसे थे, या कोई सन्यासी, अच्छा सन्यासी, आजकल के जो मतलब बाबा लोग हैं इनको तो भरोसे नहीं होता, लेकिन जो आजकल के जो मतलब जो सन्यासी हैं जैसे प्रेमानंद महाराज, इनके पास देखेंगे तो कोई बड़ा बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल आदमी जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इनके पास जब आसपास के लोग, चाहे आप जितने बड़े हो चाहे छोटे हो, उनका अगर विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है तो उस केस में कहा जाएगा कि आप आइडियल हो, चाहे वो आइडियल मेजर निकाला जा रहा हो चाहे आइडियल पर्सन निकाला जा रहा हो। ठीक है, तो उस केस में उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि हमारा जो संबंधित आदमी है वो आइडियल है, आइडियल है। ठीक है, तो अब ये हुआ, इतनी हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको जो फॉलो करेंगी, अगर ये किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ज्यादातर प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, या इनके इन्हीं को किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं, मेल खाती हैं, या ज्यादातर मैक्सिमम यही होती हैं, तो उस केस में हम उस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कहेंगे कि दिस इज आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और पूछा भी गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, आप बताइए। तो अर्थमेटिक मीन होता है, आगे चल हम लोग पढ़ेंगे, उसको बताएंगे भी कैसे होता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको उसको कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास हेडिंग होगी, इसमें हम हेडिंग लिखेंगे कि मेथड ऑफ फाइंडिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस केस में जो हमारे पास मेथड्स हैं इसको देखेंगे, तो लिखेंगे कि देयर आर फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, तो वहां पे देखते हैं पहला क्या है। पहला आप लोगों का वही अरिथमेटिक मीन, या इसी को सिंपल हम इसको मीन कह देते हैं। ठीक है, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, RIC है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तीसरा है हमारा हार्मोनिक मीन, चौथा है मीडियन, पांचवा है मोड, छठा है सेमी एवरेज, सातवां है प्रोग्रेसिव एवरेज। ठीक है, प्रोग्रेसिव एवरेज। ठीक है, इसी में आगे भी होते हैं मूविंग एवरेज और प्रोग्रेसिव एवरेज है ही। ठीक है, मूविंग एवरेज भी लिख सकते हैं, सेमी एवरेज, या फिर इसी में कमा लगा के मूविंग एवरेज भी लिख सकते हैं। सेमी एवरेज में क्या है, आधे आधे ऑब्जर्वेशन को बांट लेते हैं, जैसे 1 से 10 तक का नंबर है तो 5 इधर 5 इधर, दोनों का एवरेज निकालिए, दो एवरेज हमारे पास प्राप्त हो गए, उसको कह देते हैं सेमी एवरेज। प्रोग्रेसिव एवरेज में क्या है, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, इस तरीके से एक एक ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हुए एवरेज निकालते हैं। तो वो चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पे जो पूछी गई है इसको आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो एक टर्म पूछा गया था कि ये जो 3 हमारे पास मीन है, इनको हम यहाँ पे कहते हैं
मैथमेटिकल मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है, इनको मैथमेटिकल एवरेज कहा जाता है। इन दोनों को इन दोनों को पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। पोजिशनल एवरेज कहते हैं हम लोग। और इन दोनों को हम लोग बिजनेस एवरेज कहते हैं, ठीक है। इतना हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिकल में क्या होता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स के नियम कानून लागू होते हैं और इनको हम जोड़ घटा के कुछ ना कुछ इस तरीके से जोड़ घटा के कहीं ज्योमेट्रिक मीन में मतलब क्या करेंगे कि हम लोग स्क्वायर रूट या क्वाड्रेटिक रूट इस तरीके से रूट निकाल देंगे। हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, फिर उसका जो है रेसिप्रोकल करके हम अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए पोजिशनल एवरेज में क्या है कि हम यहाँ पे उस पॉइंट की, उस एवरेज की पोजीशन बताते हैं कि वो वहां पे किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। सॉरी, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे ये हमारा पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। ये पॉइंट ये लोकेशन को बताएगा, तो उसको हम कहेंगे ये पोजिशनल एवरेज है। तो इसमें बिजनेस एवरेज में क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास एवरेज है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नए नियम कानून टाइम सीरीज डेटा के अनुसार हमारे पास कैलकुलेशन होगा, इसीलिए इनको हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस एवरेज है, ठीक है। अब हम एक एक जो हमारे पास मेजर ऑफ जनरल टेंडेंसीज हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे अर्थमेटिक मीन आएंगे। तो सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन या इसी को सिंपल मीन भी कहते हैं, सिंपल मीन या मीन अकेले ही कह देते हैं हम लोग कभी कभी, ठीक है, या एवरेज ही कह देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जब हमें इसका कैलकुलेशन करना होता है तो जितने ऑब्जर्वेशन हैं उन सबका जोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो हमारे पास टर्म आएगा इसको हम कहेंगे कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें लिखते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सम मतलब जोड़ ऑफ द टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज टू टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इट इज द रेशियो मतलब एक डिवीजन होता है, एक रेशियो होता है जिसमें टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम रेशियो लेते हैं और उस केस में हमारा अर्थमेटिक मीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे मान लें कि लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी n स्मॉल n ऑब्जर्वेशंस देन अर्थमेटिक मीन को am से लिखते हैं नॉर्मली, या इसी को हम लोग मीन लिख देते हैं। और ये क्या होता है, टोटल सम x1 प्लस x2 प्लस xn अपान स्मॉल n, या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं समेशन i बराबर 1 टू n एक्स आई अपान n, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। अरे यार, अरे भाई टेढ़ा मेढ़ा जो है ब्लॉक खींच दिए, ठीक है, आप लोग सीधा सीधा खींचिएगा। तो ये हुआ हमारा अर्थमेटिक मीन का फार्मूला।
अब अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के जो तरीके हैं, जिसमें अलग अलग केसेस होते हैं। अलग अलग केसेस का मतलब क्या हो गया कि कुछ केस में केवल ऑब्जर्वेशन ही दिया गया है, कुछ केस में आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता दे दी गई है। फिर उसके बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे क्लास इंटरवल आपको दे दिया गया और फ्रीक्वेंसी दे दी गई। ठीक है, तो इस केस में अलग अलग जो केसेस बनेंगे, उनके अलग अलग केसेस के लिए हम अलग अलग फार्मूले आते हैं, मतलब वो फार्मूले किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं उनको हम देखेंगे, और उनके साथ साथ हम उसके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। पिछली बार क्या किया था कि जल्दी में पढ़ाया गया था तो फार्मूले पढ़ाते चला गया था मैं, और एवरेज सॉरी एग्जाम्पल्स नहीं बता पाया था मैं। तो इस केस में इस साल जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल्स आपको बताएंगे। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें भी हम इन क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं केस फर्स्ट। केस पहला केस क्या होगा? केस वन दिख रहा ना? हाँ, केस वन है कि डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। ठीक है, डिस्क्रीट केस है और फ्रीक्वेंसी दी नहीं है। डिस्क्रीट केस का मतलब आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन बता दिए गए हैं पिछली क्लासेस में। डिस्क्रीट का मतलब फिर से हम बता दे रहे हैं, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन जो अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग दिए गए हों, अलग अलग दिए गए हों मतलब एक दूसरे में कोई उनका मतलब कंटिन्यूटी ना हो। और कंटिन्यूस जो ऑब्जर्वेशन हो तो वो एक रेंज में दिए जाते हैं, 0 से 1 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि डिस्क्रीट केस पहला केस है, डिस्क्रीट केस हो और फ्रीक्वेंसी ना दी हो। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे कि सपोज करेंगे लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी n ऑब्जर्वेशंस। n ऑब्जर्वेशंस कहीं कहीं स्मॉल है, कहीं कहीं कैपिटल एन भी इसको लिख दिया गया है, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, स्मॉल हो कैपिटल हो। जो बच्चे ने एक मैसेज किया था एनसीईआरटी का हमें, उसमें कैपिटल एन था। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब है, चाहे आप स्मॉल रखिए या कैपिटल रखिए। जो आपको गुप्ता कपूर या इस तरीके की जो किताबें मिलेंगी उसमें इस केस के लिए स्मॉल एन यूज किया गया है, और जब फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के जोड़ की हम बात करते हैं तो उस केस में कैपिटल एन वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑब्जर्वेशन, देन द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन इज, इस केस में क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू इसी को सॉरी यक्स बार भी लिखते हैं, यक्स बार। ठीक है, यक्स बार ये क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n। ठीक है, या इसी को समेशन i बराबर 1 टू n एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल में क्या देख सकते हैं एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि फाइंड द मीन, हम मीन लिख दे रहे हैं या अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ऑफ 2 4 6 9 12। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। अब इसका यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं फिर। तो यहाँ पे मीन कैसे निकालेंगे? मीन के लिए हमने बताया है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 9 + 12 अपान 2 2 4 1 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे तो हमारा जोड़ कितना हो रहा है, तो इसको जोड़ आप निकालिए। जोड़ निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि 12 और 12 9 क्या हुआ 21।
था, ठीक है, 12 और 10 22 22। ठीक है, 33 हुआ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 9 2 11। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब सोचो कि बुढ़ापा आ गया हमारा भी, जोड़ गलत होने लगे। जोड़ गलत होगा मास्टर का कहीं कैलकुलेशन में पूरी स्टैटिक्स के दौरान, तो ठीक कर लेना यार। ठीक है, पिछली क्लास में एक जगह कहीं उसमें ज्योमेट्रिक भी निकालते समय कुछ गड़बड़ हुआ था। फार्मूला लिखते समय एक बच्चे ने मैसेज किया था, मैं कहा यार लॉग लगाने की शायद वहाँ बात थी, तो उसमें हाँ कुछ कैलकुलेशन में टेक्निकल मतलब कुछ ऐसे लिखते समय, मतलब जैसे ऊपर की लाइन में सही लिखा गया, नीचे की लाइन में थोड़ा सा गलत हो गया था, तो उसको ठीक कर लेना अपने से। मास्टर है, मतलब घंटों पढ़ाते पढ़ाते छोटी मोटी गलती हो सकती है, हाँ। लेकिन अगर छोटी मोटी गलती हो रही है तो उसको जो है मतलब यहाँ पे मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यहाँ पे मतलब गलती होगी। लेकिन हाँ मास्टर है, भगवान नहीं आदमी है, मतलब तो इसलिए गलती हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है 1 नहीं होती है। ठीक है, चाहे आप सॉल्व करिए या हम, मतलब 100% चांसेस ये नहीं है कि हर क्वेश्चन हमको आ जाएगा या आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मास्टर भी ये भी विद्यार्थी के रूप में ही है, तो सीख रहा है, आपको सिखा रहा है बस। आप इस सिलेबस हो सकता है पहली दूसरी बार पढ़ रहे हो, हम इसको दसियों बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, दसियों बार, 2012 से अब तक। तो ये चीजें अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 537 और 537, ये आपका हो जाएगा मीन, या इसी को हम कह रहे हैं एक्स बार। ठीक है, आंसर ये हुआ हमारा अर्थमेटिक मीन। अब थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा टेक्निकल जाते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन दूसरा है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। लिखेंगे कि द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर क्या होते हैं ये, 1 2 3 4 अप टू एन तक। ठीक है, ये आपके ट्रिक का काम करेगा। आपके मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में जब एवरेज पढ़ेंगे, जब उसमें एवरेज औसत पढ़ते होंगे, औसत भी बोलते हैं एवरेज को, तो वहां पे किस तरीके से मतलब ये ट्रिक का काम करेगा, मैथमेटिक्स में भी ट्रिक का काम करेगा, इसको देखेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन या एक्स बार इज इक्वल टू टोटल सम। टोटल सम का मतलब 1 + 2 + 3 प्लस अप टू एन तक, अपान टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कैपिटल एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जोड़ यहाँ पे 1/n हम ऐसे लिख दिए ये वाला, और इसके बाद इसका जोड़ क्या हो जाएगा कि इसका जोड़ होता है n+1/2। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जोड़, जो इंटरमीडिएट +2 में मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनको ये फार्मूला बताया जाता है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जोड़ होता है n+1/2। तो n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1/2। ठीक है, एक्स बार या इसी को मीन। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि पहले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मीन बताइए। तो 10 + 1 11/2, 11 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। ठीक है, आपको मतलब पेन भी नहीं चलाना है, अर्थमेटिक मीन आ गया। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का 100+1/2, 100+1 101, 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, 50.5।
ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ये एक ट्रिक का काम करेगा, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं केस टू। केस टू हमारा क्या है? केस टू में क्या है हमारे पास कि डिस्क्रीट केस हो, डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है, डिस्क्रीट केस और फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई हो, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे बारंबारता दे दी गई है। तो इस केस में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी n ऑब्जर्वेशंस विथ फ्रीक्वेंसी या हैविंग फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज लिखो f1 f2 डॉट डॉट fn रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कैसे इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, इसको देखिएगा। इस केस में हम अर्थमेटिक मीन के लिए क्या लिखते हैं, पहले यक्स लिख लेते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन, और यहाँ फ्रीक्वेंसी। यक्स में ऑब्जर्वेशन क्या है, x1 x2 डॉट डॉट xn। ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 f2 डॉट डॉट fn। ठीक है। इसका टोटल जोड़ हम कैपिटल एन लिखते हैं, समेसन एफ आई बराबर 1 टू स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है। और इसके टोटल जोड़ को हम यहाँ पे लिखते हैं समेसन आई बराबर 1 टू एन एक्स आई। ठीक है। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे फिर? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू, एक सेकेंड, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एफ निकालते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, x1 f1, एक सेकेंड, f1 x1 f2 x2 fn xn। इसमें आगे पीछे लिखने का कोई कंसेप्ट नहीं है, x1 f1 भी लिख सकते हैं। ये f1 x1 इसलिए लिख रहे हैं कि आपके जो एनसीईआरटी वगैरह का फार्मूला है, जो आपकी किताबें हैं, उसमें इस तरीके से दिया गया है। x1 f1 लिखिए, f1 x1 लिखिए, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ये। ठीक है। तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा, इसका जोड़ हम लिखेंगे समेशन आई बराबर 1 टू एन एफ आई एक्स आई। ठीक। अब इस केस में यहां पर हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू टोटल सम। टोटल सम क्या है, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn अपान टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी होगी समेशन आई बराबर 1 टू एन एफ आई। ये इस केस में क्या हो जाएगा कि इसको हम लिख देंगे 1 अपान, ये इसको लिख सकते हैं कैपिटल एन। ठीक है। समेशन आई बराबर 1 टू एन और एफ आई एक्स आई, यही हो जाएगा आपका एक्स बार। ठीक है। ये आपका एक्स बार हो जाएगा। तो जब आपके पास ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दी हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनका जोड़ निकालना है, इनके जोड़ में टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन एग्जांपल देखिए यहाँ पे, फाइंड अर्थमेटिक मीन मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है, एक्स दिया गया है 2 4 6 8। ठीक है। एफ दिया गया है क्या, कि यहाँ पे ये दिया गया है, मान लीजिए कि ये 3 दे दिया गया है, फिर 2 दे दिया गया है, ये 4 दे दिया गया है। ठीक है।
और ये 1 दिया गया है। ये इस तरीके से आपके यहाँ पे मतलब पूछा गया है क्वेश्चन। ऐसे एक बॉक्स बंद रहेगा, ऐसे यहाँ पे लाइन खींची रहेगी और ऐसे ऑब्जर्वेशंस आपके क्वेश्चन में लिखे रहेंगे। ठीक है। अब इसका हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सोल्यूशन में देखेंगे तो इसका सबसे पहले x इंटू एफ, तो यहीं पे हम इसका सोल्यूशन में x इंटू एफ कर दे रहे हैं। ठीक है, x इंटू एफ का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को हम जोड़ में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रिक से बता रहे हैं, पहले x लिखिए, फिर f लिखिए, फिर x इंटू एफ निकालिए। तो उसमें हम थोड़ा सा इसको शार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे x इंटू एफ, x इंटू एफ इज इक्वल टू ये समेशन के साथ। ठीक है, ये x इंटू एफ, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए और जोड़ते चले जाइए। ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8। टोटल यहाँ पे जोड़ निकालिए तो 24 6 30 हो जाएगा और 8 8 16, तो 30 और 16 जो है 46 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, ये हमारा अर्थमेटिक मीन यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 समेशन आई बराबर 1 टू n एफ आई एक्स आई। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n क्या है 10, और इसका जोड़ कितना है 46, ये हो जाएगा 4.6। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ऐड करने के लिए आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत जोड़िए, सॉरी मल्टीप्लाई करिए, जोड़ दीजिए, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। अब एक इसी पे नेचुरल नंबर्स की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स में यहाँ पे क्वेश्चन कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे डेटा दे दिया गया है x का मान और f का मान। ठीक है, x का मान क्या है, यहाँ पे 1 2 3 अप टू n तक, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फ्रीक्वेंसी भी यही अगर दे दी जाए। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैविंग फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एज फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, x इंटू एफ, मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन n समेशन एफ आई एक्स आई। ये क्या हो जाएगा समेशन, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस n। ठीक है, इसका जोड़ थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम इसको आगे लिख रहे हैं। ठीक है, आगे पेज में ले जा रहे हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जोड़ क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनके स्क्वायर का जोड़ n/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है, अपान यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जोड़ है, तो ये पिछला भी अभी क्वेश्चन में बताए थे क्या, n/2 n प्लस 1, n प्लस 1 n प्लस 1 कटेगा, n कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1/3 n सॉरी 2n प्लस 1। ठीक है, या 2n प्लस 1 अपान 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक, अगला केस, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, 1 घंटे से ऊपर जाएगी, तो अगला केस देख लेते हैं, तब इसको हम ब्रेक करते हैं।
मतलब इसको क्लास रोकते हैं। फिर केस थ्री इसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूअस केस हो, कॉन्टिन्यूअस केस फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस केस में आपको क्या रहेगा कि क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो क्लास इंटरवल मान लेते हैं K0 से K1 है, K1 से K2 है, इस तरीके से Ki-1 से Ki है, फिर यहाँ पे Kn-1 से Kn तक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका करेस्पॉन्डिंग F1 F2 Fi अप टू Fn। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को ही हम यहाँ पे यक्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, मिड पॉइंट को ही हम यक्स कहते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट आ जाएगा K0 प्लस K1 अपान 2, ये इसको हम लिखेंगे x1। ठीक है, फिर K1 प्लस K2 अपान 2, ये हो जाएगा सॉरी x2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा xi, और इसी तरीके से यहाँ पर xn हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे यफ हो गया, यक्स हो गया, मतलब ये दूसरे केस में कन्वर्ट हो गया कि डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है, तो क्या करेंगे, यक्स इंटू एफ निकाल लेंगे, फिर यक्स इंटू एफ निकाल लेंगे। यक्स इंटू एफ क्या हो जाएगा, F1 सॉरी एफ इंटू एक्स निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, F1 x1 F1 अरे यार x1 F2 x2 Fi xi Fn xn। ठीक है, इसके जोड़ में टोटल फ्रीक्वेंसी से हमें डिवाइड कर देना है। तो अब इसको हम अगले पेज पे लिख दे रहे हैं। अगले पेज में ये क्या हो जाएगा कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 अपान सॉरी समेशन i बराबर 1 टू n Fi xi अपान समेशन Fi, ये क्या हो जाएगा 1 अपान n, इसको कैपिटल N लिख सकते हैं, और i बराबर 1 टू n Fi xi। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। इस पे एग्जांपल एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास रोकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि फाइंड एम मतलब अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया गया है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। मान लीजिए हमारे पास क्लास इंटरवल दे दिया गया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे दिया गया 3 2 2 1। एक मिनट, इसको भी मान लीजिए 2 है ताकि डिवीजन आसान हो जाए। 3 2 5 2 7 2 नहीं, 3 2 5 2 7 2 9 हो रहा है, तो एक को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, किसी को भी बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्लास इंटरवल में क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स होता है। ध्यान में रखिएगा, जो आपको कैलकुलेशन दिया जाएगा वो ऐसा रहेगा कि आसान ही रहेगा। मिड पॉइंट में क्या करेंगे, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, तो 0 और 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5। फिर यहाँ पे ये 20 10 30 हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 30 20 50 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 40 30 70 तो 35 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स का मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 3 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 15, और 3 इंटू 45 सॉरी 15, ये 45 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, और ये
70 हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल जोड़ निकाल लेते हैं। तो 5 5 10 और 5 5 10 और 17 एक 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद इसका मीन निकालते हैं। मीन क्या हो जाएगा, 1/n समेशन i बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई। ये क्या हो जाएगा, 1/, टोटल जोड़ कितना है 10 है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ यहाँ पर देखिए। और अब इसके बाद यहाँ पे 1/10 और 180, ये हो जाएगा 80। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आज की क्लास रही आपकी, और आपकी क्लास आज यहीं पे ब्रेक करते हैं। अगली क्लास में हम लोग अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके और भी जो नियम कानून है उसको देखेंगे, और उसके साथ साथ कुछ इसके यूजेस देखेंगे कि यूज क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।